इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिमिलर से। एक ऊपर वाला ट्रायंगल इस तरह से रखा गया है और नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आउट ऑफ द प्लेन। दोनों ही ट्रायंगल्स की हाइट हमें बताई हुई है एल, एंड टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इनके वर्टेक्स इस तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं। नीचे वाला ट्रायंगल फिक्स्ड है एंड ऊपर वाले को हम v की वेलोसिटी से मूव कराते जा रहे हैं। एंड इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ईएमएफ जैसे जैसे ये लूप नीचे आती जाएगी तो ईएमएफ इस डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करेगा, इसका प्लॉट हमें पूछा गया है। तो इसे हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहला इसमें हम करेंगे जब मैं लूप को नीचे ला रहा हूं बट अभी ये पूरा लूप इस रीजन में एंटर नहीं कर चुका, इस डैश्ड लाइन के नीचे नहीं आ चुका, अभी भी एंटर कर ही रहा है। मतलब अगर मैं एक इंटरमीडिएट फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये लूप कुछ इस तरह से इतना एंटर कर चुका है नीचे वाले रीजन में, कुछ इस तरह से। एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, जितना ये लूप अंदर आ चुका है। सो अब अगर मुझे ईएमएफ पे बात करनी है तो मुझे ईएमएफ के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे जाना होगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड फ्लक्स मुझे लेना होगा इतने रीजन से जो क्लोज लूप यहां पर बन रहा है। मुझे इसका एरिया चाहिए। अगर इतने से पोर्शन को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो सबसे पहली चीज ये टोटल विड्थ x है। अगर मैं इस तरह से बाइसेक्टर लाइन खींचूं तो ये x/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इतने से पोर्शन को बस थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके यहां पे देखें, कुछ इस तरह से दिखेगा ये, और ये टोटल साइड लेंथ x था तो ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा अपना x/2। अगर मुझे इस पूरे का एरिया लिखना है तो बेसिकली मुझे ये दो ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं हम, एंड ये एंगल अपने पास होगा 30 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया है। तो ये जो साइड है जिसे मैं लेट्स से एक बार को y कह देता हूं, ये वाला y, तो इस y की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज y अपॉन x/2। सो देयरफॉर y की वैल्यू यहां से आएगी अपने पास x/2 tan थीटा विच इज 1/√3। तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। अब अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया लिखूं, एरिया ए की बात करूं, तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ बेस विच इज 2y ट्वाइस ऑफ दिस। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स करेंगे इसका तो x/√3 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और हाइट कितना है अपने पास x/2। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आया। वैसे ही हमारे पास ऊपर भी एक ट्रायंगल है, ऐसे दो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे तो इंटू 2 कर दूंगा टोटल एरिया के लिए। एंड अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x²/2√3। इतना एरिया ये बीच में ओवरलैप हो रहा होगा। सो अब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं B.A, वेयर BA cos 0 बनेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन के। B मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B है, एरिया हमारे पास आया है x²/2√3 एंड cos 0 1। तो ये आया मेरे पास फ्लक्स। एंड आखिरी चीज EMF अगर हम लिखें यहाँ पर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -B/2√3 x² का डेरिवेटिव 2x एंड इंटू dx/dt विच इज v। तो EMF की वैल्यू x के साथ कुछ इस तरह से चेंज होगी, 2 और 2 हटा सकते हैं, ये बचेगा -BV/√3 इंटू x। ये आया EMF एज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगर हम देखें तो EMF x के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड नेगेटिव स्लोप है। तो ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, E वर्सेस x का, E वर्सेस x, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड ये पोर्शन जो होगा ग्राफ का ये होगा x इज इक्वल टू L तक के लिए। L तक से मतलब है मेरा जब तक ये पूरा ट्रायंगल अंदर ना आ जाए, इस फिगर इस नीचे वाले रीजन के पूरा क्रॉस नहीं कर जाए, तब तक ये एरिया इस तरह से चेंज होगा एंड फिगर ये बनेगा। बट अगर अब हम चारों ऑप्शन चेक करें तो चारों ही ऑप्शन में पहला पार्ट 0 से L के लिए सेम पैटर्न बना हुआ है चारों फिगर में। तो अगर हम इस पोर्शन को स्किप भी कर देते, सीधा सेकंड पोर्शन को चेक करते तो भी अपना काम हो जाता। तो टेस्ट में हम ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए इस तरह से निकलेगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें अब हम जब ये लूप बाहर की तरफ नीचे और आना शुरू हो जाएगा,
जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें x लेस देन l के बराबर था तो ये आया, और अब जब x ग्रेटर देन l हो जाएगा ये पूरा लूप नीचे आने लगेगा तो EMF की वैल्यू क्या आएगी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। जब ये लूप और नीचे आ चुका होगा, अगर इसका एक फिगर दिखाऊं सेकंड पार्ट का, तो कुछ ऐसा सा हो चुका होगा। ये रहा अपना नीचे वाला लूप, ये रहा वो बाउंड्री, एंड नीचे वाला जो ये ट्रायंगल है ये कुछ इस तरह से बन चुका होगा, कुछ ऐसा। एंड ये डिस्टेंस, इसका जो टिप है ये अपना ये L डिस्टेंस मूव कर चुका है, सॉरी X डिस्टेंस मूव कर चुका है। एंड नाउ दिस X इज ग्रेटर देन L। पहले हम लेस देन L के लिए बात कर रहे थे, अब ग्रेटर देन L के लिए बात करेंगे। फिर से मुझे फ्लक्स लिखना है EMF पे जाने के लिए, और इस बार अपना ये वाला एरिया आएगा जो लूप्स के बीच में इनक्लोज हो रहा है। अब अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो देखते हैं ज़रा, अगर मैं पहले इस तरह से एक डैश्ड लाइन बना लूं तो हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला, एक ये ट्रायंगल, और वैसा ही एक नीचे को ट्रायंगल ये नजर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा सिमेट्री से। एंड अब अगर एक चीज चेक करें तो ये टोटल साइड x है, ये वाला साइड यहां तक अपना ये हाइट, ये वाला लेंथ x/2 के बराबर होगा। एंड मुझे जो अगर इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं इसमें ऐसे सोच सकता हूं कि अगर मुझे इस पूरे रोम्बस का, ये जो ऐसा बन रहा है, इसका एरिया मिल जाए, और इस एरिया में से मैं ये जिसमें टिक लगा रहा हूं, अगर ये दो एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपना काम हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अगर मैं पहले इस पूरे का एरिया के लिए डिस्कशन करूं, पूरा का जो एरिया आएगा वो एरिया A1 हमारे पास बनेगा x²/2√3। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये हमने अभी अभी फर्स्ट केस में जो किया था वहां पर भी सेम आया था x²/2√3। वहां पर x जो था वो उस केस में भी इतना ही था, बस टिप सिर्फ थोड़ा सा अंदर गया था, कुछ ऐसा सा केस था बस। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे थे। तो ये पूरा x था तो भी एरिया x²/2√3 आया था। जब x और बड़ा हो जाएगा तब भी फर्क क्या पड़ेगा, जो दो ट्रायंगल बनेंगे एक साइड परपेंडिकुलर जो है वो x/2 ही रहेगा, फिर बेस वही tan थीटा से निकालेंगे तो एरिया सेम आएगा x²/2√3। अब मुझे ये नीचे एंड ऊपर वाले का एरिया चाहिए, बस एक निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। ये पूरा अपने पास x है और ये हाइट अपने को इस क्वेश्चन में L दी गई है, ये वाली। तो अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बात करूं तो इसकी हाइट बच जाएगी मेरे पास पूरा x, ऊपर वाला L, तो नीचे वाली हाइट होगी x - L। इस ट्रायंगल को मैं एक बार दोबारा से इधर दिखा देता हूं। ये परपेंडिकुलर साइड है अपने पास x - L, ये एंगल फिर से 30 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इस साइड को अगर मैं लेट्स से एक बार को z बोलता हूं, सो tan 30 इज परपेंडिकुलर विच इज z अपॉन बेस विच इज x - L। तो z की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां से x - L इंटू tan 30 विच इज 1/√3। अब मैं A2 बोल रहा हूं पूरे के एरिया को, पूरे से मेरा मतलब है इन दोनों टिक्ड वाले रीजन का एरिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पहले इस नीचे वाले का एरिया लिखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस ये पूरा साइड होगा ये वाला जो यहां पर आएगा विच इज 2 टाइम्स ऑफ z, तो हाफ ऑफ बेस इसका डबल, तो 2x - L/√3। ये आया बेस, हाफ ऑफ बेस, और हाइट ये वाली साइड विच इज x - L, ये अपना x - L था। तो ये आया नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। एंड सिमिलरली ऊपर वाले की भी हम देखेंगे तो सेम होगा, तो इंटू 2 टाइम्स कर दूंगा इसका, इंटू 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। नाउ दिस इज इक्वल टू मेरे पास बचा 2x - L का होल स्क्वायर ओवर √3। ये आ जाएगा मेरे पास A2, ये दोनों टिक पोर्शन का एरिया। एंड लास्ट, अब अगर मैं एरिया की बात करूं जो इनक्लोज्ड एरिया है ये शेडेड वाला, तो A आ जाएगा मेरे पास A1 - A2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट करके मैं ऐसे ही लिख रहा हूं एक बार, x²/2√3 माइनस 2x - L का होल स्क्वायर बाई √3। ये आ गया मेरे पास एरिया।
सिंस हमारे पास इनक्लोज्ड एरिया आ चुका है तो अब हम फ्लक्स की वैल्यू फाई बी डॉट ए बी ए कॉस 0 से लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अगर कर दें हम तो बन जाएगा बी, और एरिया ये रहा जिसमें से √3 बाहर लिख लेता हूँ, तो b बाई √3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास फ्लक्स। और अब अगर हम बात करें ईएमएफ की तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा अपना ईएमएफ। दिस इज इक्वल टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक कांस्टेंट बाहर लिख लेता हूँ, माइनस बी बाई √3, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी v माइनस ऑफ, अब इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4x माइनस एल इंटू वी, डी एक्स बाई डी टी का चेन रूल से v आ जाएगा, जिसमें जब चाहें हम तो v बाहर लिख सकते हैं, तो e इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वी बाई √3 ये आएगा। एंड अब अगर अंदर चेक करें तो ये बचेगा x माइनस 4x, तो x माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 4l, ये आ जाएगा मेरे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन। एंड लास्ट, अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि सेकंड जब ये एग्जिट कर रहा होगा सेकंड हाफ में, उस केस में ईएमएफ 0 कब होगा। अगर मैं ईएमएफ इज इक्वल टू 0 चेक करूँ, ठीक है, फॉर E इज इक्वल टू 0, अगर E को 0 डालोगे यानी माइनस 3x प्लस 4l इज इक्वल टू 0 आएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू आएगी 4l/3। तो जब x की वैल्यू 4l/3 होगी उस टाइम पर ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा अपना, ये 2l वाला पॉइंट है, लेट्स से ये 2l वाला पॉइंट है, तो और l/2 मिड पे होगा, 3l/2 1.5l, एंड अपना जो पॉइंट आया जहाँ ईएमएफ 0 है वो 4/3 1.33l, यानी ग्राफ कुछ ऐसा सा आना चाहिए और 3l/2 से पहले कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक प्लैनेट के चारों तरफ, इसका मास हम m अज्यूम कर लें, एक छोटा सा मास घूम रहा है किसी रेडियस r0 में लेट्स से, एंड ये पहला केस है। एंड दूसरे केस में क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस केस में लग रहा होगा, दूसरे केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हमें बताई गई है, जो डिफाइंड है, वो है m⁴/r³। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सम अदर फोर्स। तो अभी दोनों के लिए हम एक एक करके इक्वेशन पहले बना लेते हैं दोनों केसेस में, जिसमें हम नेट रेडियल फोर्स इज इक्वल टू बॉडी पे लगता हुआ नेट रेडियल फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का रेडियल एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन पे हम दोनों केसेस में इक्वेशन बना लेते हैं। अगर पहले में हम देखें तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा अपने पास, Gmm बाई डिस्टेंस विच इज r0 का स्क्वायर, एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बॉडी का मास m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज लेट्स से ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यह आ गया अपना डायनामिक्स पर इक्वेशन। यहां पर हम ऐसा करते हैं, एक और छोटी सी चीज, Gmm बाय r0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m, ओमेगा नॉट की जगह पर हम 2π बाई टाइम पीरियड लिख लेते हैं, 2π बाई t0, इस पूरे का स्क्वायर इंटू r0। ये हमें पता है टाइम पीरियड को हम 2π बाई ओमेगा लिख सकते हैं, तो हमने ओमेगा को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें t0 के साथ कुछ सॉल्व करना है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो सिंस एक और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गई है इस केस में, तो जो फोर्स लगेगा इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ du/dr, एंड अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस और r³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3m⁴ अपॉन r पे पावर 4। ये बनेगा मेरे पास एडिशनल फोर्स ड्यू टू जो पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन में बताई गई है। अब सेम फिर से मैं अगर डायनामिक्स की इक्वेशन लिखूं तो अंदर की तरफ एक फोर्स Gmm बाय r0 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज लगेगा, बट ये जो एक एडिशनल फोर्स आया है ये बाहर की तरफ लगेगा सिंस ये फोर्स पॉजिटिव आया है। तो सेकेंड केस में अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं तो मैं फिर से लिखूंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Gmm बाय r0 का स्क्वायर माइनस बाहर को लगता हुआ फोर्स 3m⁴ बाय r0 पे पावर 4, क्योंकि रेडियस r जो है वो r0 के बराबर ही होगा,
एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज नेट फोर्स, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, बॉडी का मास m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज ω1 स्क्वायर इंटू r0। अब नई एंगुलर स्पीड से बॉडी घूम रही है ω1 से। एक बार इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा gmm बाय r0 स्क्वायर माइनस 3m अल्फा बाय r0 4, दिस इज इक्वल टू m, एंड इसे अब मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय नया टाइम पीरियड t1 और इस पूरे का स्क्वायर इंटू r0। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन आ गए अपने पास, और अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, पहले मैं इक्वेशन 1 का RHS लिख रहा हूँ, देन इसका RHS लिखूंगा इक्वेशन 2 का। तो 1 माइनस 2 अगर मैं करूँ तो मेरे पास कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m और r0, तो 4 पाई स्क्वायर m एंड r0 ये पूरा कॉमन आएगा। पहला टर्म बचेगा 1 बाय t0 स्क्वायर माइनस, एंड जब ये सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन तो सेम ही आएगा, बस एक t1 इस बार रहेगा, तो 1 बाय t1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म अगर चेक किया जाए 1 माइनस अगर ये पूरा 2 करें, अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो पहला टर्म तो एज इट इज कट जाएगा gmm बाय r0 स्क्वायर, बस ये टर्म बचेगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आएगा मेरे पास 3m अल्फा अपॉन r0 पे पावर 4। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू पूछी गई है, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। इस टर्म की हमें वैल्यू पर कमेंट करना है। अब यहां से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m r0, एलसीएम लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर होल अपॉन t0 स्क्वायर इंटू t1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3m अल्फा अपॉन r0 पे पावर 4। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, हमें इस टर्म की वैल्यू पूछी गई थी जो कि ऑलमोस्ट सारा बन चुका है, बस एक ये t0 स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा है हमारे पास, और ये टर्म तो है ही जिसे मैं राइट साइड ले जाऊँगा। एंड अब t0 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर हम चेक करें तो 4 पाई स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर में अगर चेक करें 4 पाई स्क्वायर m एंड r0 ये पूरा टर्म लिखा है, एंड डिनोमिनेटर में t0 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इक्वेशन 1 से ये लिख सकता हूँ एज इट इज। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं एक ये हटाऊंगा यहाँ से और एक ये t0 स्क्वायर भी हटाऊंगा, तो मेरे पास बनेगा gmm अपॉन r0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा टर्म जो था t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3m अल्फा बाय r0 पे पावर 4, ये आ जाएगा। और अब अगर यहाँ से देखें तो m और m कैंसिल होगा, r0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा एक, एंड g और m उस तरफ ले जाऊँ तो ये जो गिवन वैल्यू हमें पूछी गई थी ये पूरा टर्म कितना निकल कर आएगा मेरे पास, RHS पर मेरे पास होगा एक 3 अल्फा, एंड डिनोमिनेटर में बन जाएगा gm बाय r0 स्क्वायर, ये आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक मेटल टारगेट जिसकी z की वैल्यू हमें दी गई है 46, इस मेटल टारगेट पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कराकर हिट करते हैं तो उस केस में लैम्डा अल्फा जो के अल्फा लाइन होगा उसका वेवलेंथ एंड कट ऑफ वेवलेंथ जो इस केस में होगी उसका रेशियो हमें गिवन है 2, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में z इज इक्वल टू 46 के लिए। एंड नेक्स्ट हमें बताया गया है अगर मैं सेम इलेक्ट्रॉन बीम सेम एनर्जी के साथ एक्सेलरेट कराई हुई बीम को z इज इक्वल टू 41 के टारगेट पर अगर हिट करूं तो उस केस में जो अल्फा लाइन होगा और उस केस का इस सेकेंड केस का जो मिनिमम वेवलेंथ होगा इसका रेशियो r है और हमें इस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम पहले मिनिमम लैम्डा की बात करें कट ऑफ वेवलेंथ की, तो कट ऑफ वेवलेंथ वो निकल करके आता है हमारे पास hc बाई EV, और यह है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जिसके अक्रॉस हमने एक्सेलरेट कराया है। अब एक चीज अगर देखें
तो दोनों ही केस में हमें बताया गया था सेम इलेक्ट्रॉन बीम। सेम इलेक्ट्रॉन बीम का क्या मतलब है कि दोनों की एनर्जी सेम होगी, एज इन दोनों बीम को सेम वोल्टेज के अक्रॉस एक्सेलरेट कराया है। सो बेसिकली कट ऑफ वेवलेंथ यानी ये जो लैम्डा मिनिमम है ये दोनों ही केस में सेम होना चाहिए। तो हमें हमारा इंटरेस्ट बस अब इस अल्फा लैम्डा अल्फा वाली लाइन पर चला जाएगा। तो अगर पहले हम लैम्डा अल्फा की बात करें तो 1/λ अल्फा की वैल्यू हम लिखेंगे, अगर लैम्डा की ही पहले अगर हम बात करें, अल्फा पर अगले स्टेप पर आते हैं, तो इसे हम लिख सकते थे r इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब मैं सिंस बात कर रहा हूं अल्फा वाली लाइन के लिए, फॉर के अल्फा लाइन, तो 1/λ अल्फा इज इक्वल टू r की जगह r रह जाएगा, ये z माइनस b की वैल्यू के अल्फा लाइन के लिए 1 आती है, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड के अल्फा लाइन के लिए n1 एंड n2 की वैल्यू, के अल्फा लाइन के लिए आप 2 से 1 पर जंप करके आओगे, 2 से 1 पर आओगे, तो ये 1/1² माइनस 1/2² ऐसा कुछ आएगा। सो बेसिकली 3/4 बन जाएगा ये ब्रैकेट वाला टर्म। तो ये आया है हमारे पास 1/λ अल्फा। अब पहले केस के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें तो मुझे बोला गया है लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम की जगह पर हम लैम्डा मिन ही रहने देंगे क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा जब मैं रेशियो लूंगा दोनों केस के लिए, क्योंकि लैम्डा मिन सेम है। लैम्डा अल्फा अगर मैं पुट करूं तो इस केस में अगर हम देखें पहले केस में, तो लैम्डा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सबको इस तरफ ले आता हूं या उल्टा करके लिख लें, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 ऊपर चला जाएगा, 3r z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1, z कितना है अपने पास 46, तो 46 माइनस 1 45 का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म हमने लिख लिया लैम्डा अल्फा का, और एक डिनोमिनेटर में आएगा लैम्डा मिनिमम। ये अपना पहला इक्वेशन होगा जो हमें गिवन है। नाउ नेक्स्ट सेकंड के लिए लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा मिनिमम की अगर हम बात करें हम सेकंड केस में, तो फिर से यही वैल्यू लिखूंगा एज इट इज, बट 4 अपॉन यह आ जाएगा 3r। अब इस वक्त अपने पास z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41, तो अगर पुट करूं तो ये बनेगा 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मिन, और ये हमें दिया गया ऊपर वाले केस में इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 2, और इस नीचे वाले केस में इसकी वैल्यू दी गई है हमें r। अब अगर डायरेक्टली रेशियो ही ले लें इन दोनों का, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 का, तुम देख सकते हैं LHS पर हमारे पास 4 3r सब कटेगा, लैम्डा मिन भी 1/45 का स्क्वायर एंड 1/40 का स्क्वायर बचेगा, तो रेशियो लूंगा तो 40 ऊपर चला जाएगा, 40/45 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2/r। ये हमने किया इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। सो देयरफॉर यहाँ से हम देख सकते हैं r की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 45/40 का होल स्क्वायर, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 2.53। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कुलर लूप दिया है, जिस सर्कुलर लूप के थ्रू एक करंट फ्लो करा रहे हैं हम I, एंड इस लूप का मास m है, रेडियस r गिवन है क्वेश्चन में, एंड जब इस लूप के थ्रू करंट फ्लो कराया जाएगा I, उस केस में ये लूप ये वर्टिकल प्लेन में, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एंड स्पेस में ऊपर की तरफ हमें बताया है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है B0, एंड जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये लूप कितना घूम जाएगा हमें ये पूछा गया है, बाय व्हाट एंगल दिस लूप टर्न्स। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले चीज़ इस फिगर का हम एक साइड व्यू बना लेते हैं। अगर हम ऑब्जर्वर यहाँ पर रख दें कुछ इस तरह से, अगर इसे कोई साइड से देखे तो उस केस में ये फिगर कैसा नज़र आएगा। उस केस में ये जो लाइन है ये हमें एक वायर, एक डॉट सा नज़र आएगा कुछ, एंड जो ये पूरा सर्कुलर लूप है ये हमें एक लाइन की तरह नज़र आएगी, बट मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है, जिसमें वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे mg लग रहा होगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा इस लूप का ड्यू टू इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो सिंस करंट फ्लो करने की वजह से और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपना लूप रखा गया है, तो इस लूप पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हो जाएगा अपना m क्रॉस b।
ये हो जाएगा अपना टॉर्क। तो सबसे पहली चीज, ये लूप ऐसे तो रहेगी नहीं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम वाला अगर इसका हम फिगर बनाए तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये होगा लूप, ये वो हिंज वाला पॉइंट है, सेंटर पर एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से आएगा कुछ m वेक्टर, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं करंट इनटू एरिया विच इज पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। एंड स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। और हमें इस क्वेश्चन में ये एंगल थीटा पूछा गया है, कितना एंगल ये टर्न हो जाएगा। तो बस हम अब इस केस में टॉर्क बैलेंस करेंगे। इस फिगर में इस लूप पे दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क लग रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे टॉर्क लगाएगा एंड दूसरा ग्रेविटी टॉर्क लगाएगी। एंड इक्विलिब्रियम में दोनों का टॉर्क, mg का टॉर्क और ग्रेविटी का टॉर्क, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगर अब हम पहले mg का टॉर्क लिखें, इस पॉइंट के अबाउट काम कर रहा हूं मैं, अबाउट हिंज, तो mg का टॉर्क अगर लिखें तो वो बन जाएगा mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा, ये वाला, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये गिवन है क्वेश्चन में स्मॉल r, लूप का रेडियस, और ये नीचे वाला एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस r cos थीटा होगा, ये वाला अपना r का साइन थीटा हो जाएगा। तो ग्रेविटी का टॉर्क बन जाएगा हमारे पास mg इंटू r साइन थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आएगा m क्रॉस b विच इज mb इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ये दोनों वेक्टर्स। अब अगर एंगल देखें, इसे लिख लेते हैं पहले mb। अब अगर एंगल चेक करें साइन ऑफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर में ये वाला एंगल है, विच इज, ये थीटा था तो इसके ऑल्टरनेट ये वाला थीटा होता, एंड इधर वाला फिर हमारे पास 90 माइनस थीटा बच जाता। तो टॉर्क हम लिखेंगे mb साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सो यहां पर हमारे पास आएगा mgr साइन थीटा इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पर लिखा जा सकता है करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अगर डिवाइड कर दे इधर तो ये बन जाएगा टैन थीटा, एक आर कैंसिल कर देते हैं। सो टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी बी नॉट आई पाई आर ओवर एम जी, ये हो जाएगी टैन थीटा की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, रेडियस आर है, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक डाइपोल इस तरह से रखा गया है पी नॉट एट एन एंगल थीटा। एंड देन अब हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये डाइपोल ऑसिलेट कब करेगा, है ना, उसके लिए हम एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं इस स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एंड आउटसाइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो फील्ड लिखी जाती है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर सिंस हमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है तो टोटल चार्ज हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू की जगह पर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास 4 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इनसाइड के लिए देखूं, अगर इस डाइपोल को कहीं भी अंदर वाले पॉइंट पर अगर रख दिया जाए कुछ इस तरह से, एंड देन अब अगर इसे मैं इसके मीन पोजीशन से, जो कि ये वाला एक्सिस होगा, इस मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट करूं कुछ एंगल थीटा एंगल, एंड इसके ऑसिलेशन पर अगर कमेंट करूं तो अंदर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा सिंस कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब बाहर वाले केस के लिए अगर हम डिस्कस करें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो बाहर ऑसिलेशन होगा, एंड जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा इस केस में, जब मैं डाइपोल को एक्सिस से थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करके रखूंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा पी क्रॉस ई विच इज इक्वल टू पी नॉट है एंड ई साइन थीटा।
ई की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर ओवर अपसलन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एंड साइन थीटा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से इसे हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये आया हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख सकते हैं। ये डेटा में गिवन इक्वेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। सो अल्फा यहाँ से हमारे पास निकल कर आएगा पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर ओवर अपसलन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आई इंटू थीटा, और ये अपना पूरा टर्म हुआ ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ओमेगा बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर ओवर अपसलन आर स्क्वायर आई। ये आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड इसके जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया है, थर्ड ऑप्शन सी में दिया गया है, जब स्मॉल आर की वैल्यू 2r के बराबर हो, उस टाइम पर अगर हम ओमेगा के लिए चेक करें तो ओमेगा की वैल्यू निकल करके आएगी अंडर रूट ऑफ सिग्मा पी नॉट ओवर 4 अपसलन नॉट आई। ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, जो कि ऑप्शन सी में ये नहीं है, तो ये अपना इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अगर डी की बात करें जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू 10r दिया है हमें, तो ओमेगा की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट ऑफ सिग्मा पी नॉट ओवर 100 अपसेलन नॉट इंटू आई। ये बन जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, सी यहाँ पर गलत है। और ए और बी ऑप्शन में हमें ये बोला गया था कि अगर ऑप्शन ए में ये था कि अगर डाइपोल अंदर है किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए, तो वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए डाइपोल ऑसिलेट करेगा, विच इज़ रॉन्ग। डाइपोल इनसाइड वाले पॉइंट के लिए ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। डाइपोल सिर्फ बाहर ऑसिलेट कर सकता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा। तो इस केस में अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी। इस क्वेश्चन में हमें एक सरफेस बताया है लिक्विड का, वाटर का, जिसके नीचे हमने एक स्फीयर को, एक बॉल जिसका मास हमें स्मॉल m गिवन है एंड जिसका रेडियस स्मॉल r भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड इसे हमने पहले एक डी डेप्थ तक किसी एक्सटर्नल एजेंट ने पुश करके यहाँ तक लेकर आए एंड देन यहाँ से हमने इसे रिलीज कर दिया। एंड अब ये पार्टिकल, ये जो स्फीयर है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, सिंस इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। एंड जब ये सरफेस पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v है, ये बताया हमें क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू पूछी भी गई है हमें। एंड फाइनली ये किसी हाइट ऊपर तक, h हाइट तक, कैपिटल हाइट h तक जा करके फाइनली इसकी वेलोसिटी दोबारा 0 हो जाती है। और इस h के बारे में भी हमें कमेंट करना है। सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि हमें इस पार्टिकल को डी डेप्थ तक लेकर जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये इसका ऑप्शन ए है। तो सबसे पहले इस पार्टिकल पे लगते हुए अगर हम फोर्सेस चेक करें तो थ्रू आउट द जर्नी इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ बायंट फोर्स। एक बार दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बायंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। डेंसिटी हमारे पास वाटर है तो 1000 हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वो आ जाएगा 4/3 पाई, एंड हमें रेडियस इस क्वेश्चन में दिया गया है 3/2। सो क्यूब करेंगे हम तो ये बन जाएगा 27/8 इंटू 10⁻⁻⁶। ये आ गया v एंड इंटू जी, और g की वैल्यू हो गई अपने पास 10। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो बायंट फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 99/7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये बन गया हमारे पास बायंट फोर्स। अब हम इसमें mg की वैल्यू कैलकुलेट करें, जो दूसरा फोर्स लग रहा है बॉडी पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी, m हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू 10⁻³ kg एंड इंटू g विच इज 10, तो ये आएगा 22/7 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये बन गया हमारे पास mg। अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि इस बायंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है mg से। सो इसका मतलब ये है कि ये स्फीयर खुद से तो नीचे नहीं जाना चाह रहा होगा, हमें इसे एक्सटर्नली पुश करना पड़ेगा नीचे की तरफ, तब जा करके ये पार्टिकल, ये मास m नीचे की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम देखें ज़रा हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा
अगर मुझे इस पार्टिकल को स्लोली लेकर आना है इस पॉइंट तक, तो जितना एक्स्ट्रा लग रहा है बायंड फोर्स की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें बायंड फोर्स माइनस mg, तो इसकी वैल्यू आएगी 99/7 माइनस 22/7 विच इज 77/7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन विच इज 11 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो इतना हो जाएगा अपने पास नेट फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा ताकि ये पार्टिकल नीचे को डिसेंड करे। एंड अब अगर ये फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है d, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.7 मीटर दी हुई है, तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट is equal to force which is 11 into 10⁻⁻² multiplied by displacement which is 0.7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.077 जूल। तो ये ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 0.077 जूल। इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें बोला गया है ऑप्शन बी में हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी पे कमेंट करना है। जब ये पार्टिकल सरफेस पर पहुंच जाएगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमें कमेंट करना है। बट हमें ड्रैग फोर्सेस को, विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हुए इस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं इस v के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूं, मुझे इतना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को इस पार्टिकल को नीचे तक लाने में। जब यहाँ पर मैं इसे छोड़ूंगा तो यही एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने पहले नीचे लगाया था, जब इस फोर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो नेट फोर्स सेम 11 इंटू 10⁻⁻² ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। जो फोर्स हमने नीचे लगाया था वो हटाने की वजह से उसके एब्सेंस में नेट फोर्स इतना हो जाएगा ऊपर की तरफ 11 इंटू 10⁻⁻²। एंड ये पार्टिकल अगेन 0.7 मीटर ही ऊपर जाएगा, तो वर्क डन जो होगा, नेट वर्क जो इस पार्टिकल पे आएगा वो 0.077 जूल ही आएगा। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क की वैल्यू आ जाएगी 0.077 एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल हमने रेस्ट से, लोवेस्ट पॉइंट पे हमने रेस्ट से रिलीज किया था और यहाँ पर वेलोसिटी v है। एंड अब अगर यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट कर दें तो v की वैल्यू निकल कर आएगी √2 टाइम्स ऑफ 0.077 अपॉन m, जिसकी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। एंड अगर सॉल्व करें हम यहाँ से तो v की वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड विच इज अगेन करेक्ट। तो ऑप्शन ए भी अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में हमें बताया है कि जो मैक्सिमम हाइट ये जो h सरफेस के ऊपर पार्टिकल अटेन करेगा उस हाइट h की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है। तो अब सिंस पार्टिकल बाहर निकल गया तो h की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वो होता है v² यानी u²/2g। इनिशियल वेलोसिटी 7 है, स्क्वायर हो जाएगा 49/2g। g की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो ये हमारे पास 2.45 मीटर निकल करके आएगा। एंड ऑप्शन में हमें बताया गया है h शुड बी 1.4 मीटर विच इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 3 अपना यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। और अब इसके आखिरी पार्ट ऑप्शन डी पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में हमें पूछा गया है कि जो नेट फोर्स होगा इस पार्टिकल पे, एंड उस नेट फोर्स में हमें बोला गया है एक्सेप्ट ड्रैग फोर्सेस, विस्कस फोर्स। हमें जो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है पार्टिकल पे उसमें हमें विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं करना। तो उस केस में पार्टिकल पर दो ही फोर्सेस लग रहे होंगे, एक वर्टिकली डाउनवर्ड mg और एक ऊपर की तरफ बायंड फोर्स। विस्कस को हम नेग्लेक्ट करेंगे एंड रेशियो पूछा गया है हमें नेट फोर्स एक्सेप्ट विस्कस अपॉन मैक्सिमम विस्कस फोर्स। मैक्सिमम विस्कस जितना भी हो सकता है वो हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है। अब अगर हम पहले न्यूमरेटर में चेक करें नेट फोर्स एक्सेप्ट विस्कस तो वो बायंट और mg ही होगा। एंड बायंट एंड mg का हमने नेट कैलकुलेट किया था अभी विच इज 11 इंटू 10⁻⁻²। नाउ मैक्सिमम विस्कस फोर्स की अगर हम बात करें तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 6π∗rv, ये होती है वेलोसिटी। एंड ड्रैग फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी पार्टिकल की। एंड पार्टिकल ने मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन की? जब वो सरफेस के जस्ट बाहर
निकलने वाला था, जब वो सरफेस पर जस्ट पहुंचा होगा, इस वक्त इसकी वेलोसिटी v मैक्सिमम रही होगी, जो हमने निकाला भी था एंड जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ से हम मैक्सिमम ड्रैग फोर्स चेक करें तो ये आएगा 6 इंटू पाई विच इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई ईटा। क्वेश्चन में हमें ईटा गिवन है 10⁻³ इस क्वेश्चन में हमें रेडियस भी गिवन था विच इज 3/2 इंटू 10⁻² एंड आखिरी चीज v विच इज 7, ये आ जाएगा। एंड अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर 11 बन जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करें अगर ड्रैग फोर्स को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 66 इंटू इधर 3 एंड इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। एंड अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5, तो ये कैंसिल होगा, इससे 6 बनेगा एंड ये ऊपर जा करके अपना 10⁻³ अपॉन 18 जिसे कैंसिल करेंगे हम तो आएगा 500/9। तो ऑप्शन डी जिसमें नेट फोर्स एक्सेप्ट विस्कस अपॉन मैक्सिमम विस्कस फोर्स, इसका रेशियो जो है हमारे पास वो 500/9 आएगा विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा ए, बी एंड डी, सी इनकरेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फेयरली इजी है। क्या सेटअप है क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। सिंगली आयनाइज्ड आयंस है, ठीक है, यानी सबके लिए चार्ज क्या रहेगा सेम, और इनको आप एक्सेलरेट करते हो, सबको सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 192 वोल्ट से। तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और राइट हैंड थंब रूल से हम देख पाएंगे कि ये इधर की तरफ मुड़ेंगे और इवेंचुअली अगर इसका जो विड्थ है वो सफिशिएंट रहा तो ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे और डिटेक्टर को हिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल सेटअप है और यहाँ पे आपको मल्टीपल जो हैं वो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से है और इसके लिए हमें रेडियस का फॉर्मूला भी जो है वो हमें याद है, दैट इज mv/qb। तो उसी का यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन आपके लिए रीड आउट करता हूं, वो क्या है कि x, तो पहले तो अपन x देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x है इस आयन जिस लाइन के अलोंग इसको फेंका गया है उसकी हाइट है बेसिकली, जहां पे डिटेक्टर को हिट करेगा ना उस पॉइंट की और इस आयन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि x का वैल्यू हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए कितना होगा। तो x हम देखें बेसिकली, तो जैसे ये पूरा का पूरा मुड़ करके इस डिटेक्टर को हिट करेगा तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये डायमीटर होगा। तो आपको बेसिकली रेडियस फाइंड आउट करना है, फिर आपको उसका डबल कर देना है, तो आपको हर एक आयन के लिए x का वैल्यू मिल जाएगा कि वो कहां पर डिटेक्टर को हिट करने वाला है। तो सबसे पहले अपन रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है रेडियस का, अगर आपको याद हो तो दैट इज mv/qb, ठीक है। हम जानते हैं इसके कई अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो ये मास वेलोसिटी वाला है, मोमेंटम का भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी, तो कई अलग अलग फॉर्मेट है इसके। तो mv को मैं मोमेंटम लिख सकता हूं और मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में qb, और साथ में हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो मैं इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं 2mq डेल्टा v अपॉन में qb। तो ये आपका रेडियस के लिए क्या आ गया है, ये 2-3 फॉर्मेट हो गए। हम किसको ऑप्ट कर रहे हैं, हम इसको ऑप्ट कर रहे हैं इस वाले केस में, क्योंकि हमें जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम गिवन है, तो हमने ये वाला फॉर्मेट चुना। तो हम इस वाले फॉर्मेट में जो है वैल्यूज को पुट करते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए, आयन के लिए। तो मैंने पुट किया यहाँ पर, तो R हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के लिए कितना होगा, तो हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पर। तो √2 मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन आयन में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इन्होंने कितना दे रखा है, 5/3 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। यहां पे आ गया चार्ज, तो हाइड्रोजन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज होगा, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना आ गया आपका 192। अब नीचे वाले टर्म को भी मैं रूट के अंदर ही ले लेता हूं, तो वो स्क्वायर हो जाएगा q² b²। तो q का वैल्यू कितना है e, तो ये कितना हो गया e², और b का वैल्यू है 0.1, तो आप स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 0.01, ठीक है। तो इसमें
एक ई से ई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप ई का वैल्यू पुट कर सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरह से अगर आप पुट करोगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए ये जो आपका रेडियस निकल करके आएगा ये आएगा 2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर आएगा, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे ना इसमें जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन ए को सोचते हैं कि अरे वो तो 4 है लेकिन मेरा तो 2 आ रहा है तो इनकरेक्ट है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ रेडियस है और जहां पर आयन आकर के हिट करेगा ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से नहीं, किससे दिया जाएगा, डायमीटर से। तो अगर आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के लिए रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वो क्या कह रहा है कि सेम x का वैल्यू आप बताओ, लेकिन इस बार जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए नहीं, एक ऐसे सिंगली आयनाइज्ड आयन के लिए जिसका मास नंबर 144 हो। तो देखो दोनों आयन्स के लिए बाकी सारी चीजें सेम है, 2 सेम है, उनका चार्ज सेम है क्योंकि सिंगली आयनाइज्ड है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो सिर्फ फर्क किस में है, ये मास के अंदर फर्क है कि दोनों का मास नंबर अलग है। तो मैं यहां से उठा लेता हूं कि रेडियस आपका प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो अगर आप एक ऐसा आयन चुनते हो ऑप्शन बी के अंदर जिसमें आपका जो है वो AM का वैल्यू कितना है 144 है, तो √144 यानी कि जो रेडियस हाइड्रोजन पॉजिटिव, अपन रेशियो लेके कर लेते हैं इसको, तो आपका रेडियस 144 वाले का और रेडियस हाइड्रोजन पॉजिटिव का जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से आप देखोगे तो रेडियस 144 वाले की कितनी आ जाएगी, 12 टाइम्स द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो कितनी हो जाएगी वो 12 इंटू में 2 24 सेंटीमीटर। दोबारा से है ना, रेडियस आई आपको भी डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इस आयन के लिए जिसका मास नंबर 144 है, दैट विल बी 48 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। वो कह रहा है कि आपको ना AM जिनका मास नंबर 1 से लेकर के 196 है, इन सारे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए x1 माइनस x0 का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो पहले अपन देख लेते हैं अपने डायग्राम में कि x1 माइनस x0 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये विड्थ, जो आपकी जो डिटेक्टर है इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके डिस्टेंस को आयन से, ठीक है। और x0 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस डिटेक्टर का टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां से आयन को फेंका गया है ना, उस लाइन से इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपका x1 माइनस x0 क्या होगा, वो ये वाली विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो आपसे डिटेक्टर की विड्थ पूछ रहा है कि वो हाइड्रोजन यानी कि AM1 वाले को डिटेक्ट कर पाए और साथ में एक ऐसे आयन को डिटेक्ट कर पाए जिसका मास नंबर कितना हो 196। तो हम जानते हैं कि हमें हाइड्रोजन के लिए हमारे पास रेंज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के लिए हमारा x का वैल्यू कितना निकल करके आया था, तो हमारा आया था 4 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं 196 वाले के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ 196 वाले के लिए। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 144 में 12 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 196 में कितना होगा, √196 कितना होगा 14। तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे हाइड्रोजन के रेडियस को, विच वाज 2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 28 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना आ जाएगा 196 आयन वाले के लिए 56 सेंटीमीटर। तो आपको जो x का वैल्यू है ये किसके लिए, जिसका AM 196 है, कितना चाहिए 56 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि वो आकर के हिट करेगा कहां पर, यहां से 56 सेंटीमीटर नीचे। और आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव कहां हिट करेगा, यहां से 4 सेंटीमीटर नीचे। तो 4 सेंटीमीटर से लेकर के 56 सेंटीमीटर तक आपका डिटेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि बाकी जो सारे आयन्स हैं वो उनके बीच में हिट करने वाले हैं। तो आपका जो डिटेक्टर का विड्थ हो जाएगा, तो डिटेक्टर का आपका जो विड्थ हो जाएगा, जो कि इन्होंने उसको जो है x1 माइनस x0 से रिप्रेजेंट किया है, तो वो कितना हो जाएगा 56 माइनस में, और हाइड्रोजन के लिए कितना था वो 4, यानी कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। बट इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला है 55 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन के अंदर, विच इज डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में हमें कह रहा है कि जो ये आपका जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ना, इसकी विड्थ को इसने W से रिप्रेजेंट किया है। कह रहा है कि ये W कितना होना चाहिए
ताकि आपका जो AM196 वाला पार्टिकल है वो डिटेक्ट हो जाए। तो आपका पार्टिकल कैसे डिटेक्ट नहीं होगा? मान लो अगर इसकी विड्थ बहुत कम होती है, ठीक है, अगर इसकी विड्थ कम होगी तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर यहां से बाहर निकल गया, ठीक है, तो फिर ये डिटेक्ट नहीं होगा कभी भी। तो हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी पार्टिकल डिटेक्ट हो, इसके लिए ये पार्टिकल पूरा का पूरा मुड़ना चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? जो इसकी रेडियस है, ये जो इसकी रेडियस है, ये जो है वो कम होनी चाहिए और ये W क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल केस में क्या होगा कि R जो है वो W के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर R जो है वो W के बराबर कर दूंगा तो ये बस क्रिटिकली यहां से इसको टच करते हुए मुड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने W उससे भी कम कर दिया तो फिर पार्टिकल यहां से बाहर निकल जाएगा और वो लोड करके नहीं आएगा, तो फिर वो डिटेक्ट यहां पर नहीं होगा, क्योंकि डिटेक्टर आपने यहां लगा रखा है, इस साइड में कोई भी डिटेक्टर नहीं है। तो कह रहा है कि आपका W कितना होना चाहिए कि अगर आपको AM जो है 196 वाले पार्टिकल को डिटेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि रेडियस का वैल्यू जो है वो 144 वाले पार्टिकल के लिए कितना निकल करके आया था? 28 सेंटीमीटर निकल करके आया था। और हम जानते हैं अगर मुझे पार्टिकल को डिटेक्ट करना है तो हमारा जो W का वैल्यू है वो या तो ज्यादा होना चाहिए और या ही आपका या बराबर होना चाहिए क्रिटिकल केस में, किसके? रेडियस के। यानी कितना होना चाहिए आपका? 28 सेंटीमीटर जो है वो आपका W का वैल्यू होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है कि आपको जो W रिक्वायर्ड है जो मिनिमम वो 56 है। तो मिनिमम आपका जो W रिक्वायर्ड है वो कितना है? 56 नहीं, 28 है। उन्होंने डायमीटर के कोरेस्पोंडिंग दे दिया है, बट यहां पर जो W का वैल्यू है वो रेडियस के कोरेस्पोंडिंग आया। तो इस क्वेश्चन में जो एक बेसिक जहां पे आपका जो बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो सकता है वो ये है कि कहां पे आपको रेडियस को कंसीडर करना है और कहां पर आपको डायमीटर को कंसीडर करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने रेडियस निकाला, बट पूछा हुआ हमसे क्या है? बेसिकली डायमीटर। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो है रेडियस फाइंड आउट किया है और हमसे जो है वो ऑप्शन में उन्होंने डायमीटर वाला वैल्यू दे रखा है। तो इन छोटी छोटी आपको जो है वो चीजों का ध्यान रखना था, नहीं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका सिली मिस्टेक हो सकता था। तो ये A और B इसका जो है वो सही ऑप्शन हो जाएंगे और C और D आपके क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक कोन का डायामीटर और उसका हाइट हमने मेजर किया ऐसे स्केल से जिसका लीस्ट काउंट है 2 मिलीमीटर, ठीक है। और तो पहले तो हम स्केल का लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना है उसका? 2 मिलीमीटर। और दोनों की जो वैल्यू है, हाइट की वैल्यू भी और डायमीटर की वैल्यू भी, वो पाई गई है 20.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पाया गया है। तो बोला गया है कि इस स्केल के मेजरमेंट के बाद अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो एरर कितना आएगा कोन के वॉल्यूम कैलकुलेशन में। तो हम जानते हैं कि कोन के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? पाई R स्क्वायर H/3। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा? जो कॉन्स्टेंट से आप उनको ड्रॉप कर दोगे इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, और फिर जो पावर है वो आपकी आगे आ जाती है। तो 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस प्लस परसेंटेज चेंज इन हाइट। तो ये आपका जो है वो बेसिक फॉर्मूला जो है वो एरर में आपको सिखाया जाता है कि आपकी पावर्स जो है वो आगे आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को सिंपली वैल्यू पुट करनी है और यहां से अपने को आंसर निकालना है। एक बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो मेजरमेंट है वो किसका लिया गया है? आपका डायमीटर का लिया गया है। बट आपने जो फॉर्मूला, या तो आप ये काम कर सकते हो कि आप रेडियस को डायमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, या आप सिंपली ये ध्यान भी रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है क्वेश्चंस के अंदर, कि रेडियस में और डायमीटर में परसेंटेज एरर आपका सेम होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जो रेडियस के अंदर आपका dr होगा वो अलग होगा dd से। डायमीटर का एब्सोल्यूट एरर और रेडियस का एब्सोल्यूट एरर इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन रिलेटिव एरर रेडियस में और परसेंटेज एरर ये हमेशा सेम होते हैं। तो जब भी आपको ये रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन हो और आपको डायमीटर में चाहिए हो या वाइस वर्सा, तो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो रिलेटिव एरर रेडियस में और डायमीटर में जो है वो सेम होता है। तो सेम चीज मैं यहां पर कर सकता हूं, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो डायमीटर का लिया गया है, तो मैं रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं डायमीटर से। तो क्या बन जाएगा ये? 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डायमीटर
प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ हमें जो है वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2। तो ऊपर आप लिखते हो एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर। तो कभी भी आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दे रखा हो तो आपका जो है वो लेंथ को मेजर करने में वही जो है वो आपका लीस्ट काउंट ही क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट एरर। तो हम जानते हैं जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 2 मिलीमीटर, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो दिस विल बी 0.2 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर निकल करके आया है वो कितना निकल करके आया है, वो है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 20.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, प्लस आपका जो हाइट है, हाइट के लिए भी आपने सेम स्केल का यूज किया है तो उसका भी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.2 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू भी कितनी है निकल करके आई है 20 सेंटीमीटर, तो 20.0। और इसके साथ तो नहीं, और इस पूरे के साथ अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा अगर हम यहां से देखें तो दिस विल बी 100, यहां से 20 आपका एलसीएम जाएगा वो 5 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, और 0.2, तो दैट विल बी 0.6 इनटू में 5, यानी कितना आ जाएगा 3%। तो जो आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन में जो एरर आएगा वो होगा 3%। तो दैट विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक्स से है, हम देख लेते हैं क्या सेटअप है। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक बॉल को आपने थीटा नॉट के एंगल पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और वी नॉट की फिक्स स्पीड से फेंका है, और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 0 0, और उसी समय पर सेम टाइम पर एक स्टोन को आपने फेंका है और इसका एंगल आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको दे रखा है 180 माइनस थीटा 1। तो यहां से आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा 1 हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी गिवन नहीं है, हमने v1 मान लिया है। इन्होंने बोला है कि एप्रोप्रिएट वेलोसिटी, जो भी आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड हो, आप उस वेलोसिटी से फेंके, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है l, 0, तो मतलब इनका हाइट जो है वो सेम है और ग्राउंड लेवल पर है, और आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है, l है। तो आपको दो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, थीटा नोट और थीटा 1 की, और इसके लिए आपसे पूछा गया है कि जब ये टकराएंगे तो टकराने में जो समय लगेगा, टाइम ऑफ जो मतलब कितना टाइम लगेगा इनको कोलाइड करने में, उनका आपको रेशियो बताना है दो केसेस में। तो सबसे पहले अपन केस नंबर 1 के लिए चलते हैं। तो केस नंबर 1 में आपको गिवन है कि थीटा नोट का वैल्यू भी 45 है और थीटा 1 का वैल्यू भी कितना है, 45। तो पहले इस केस में अपन देखते हैं कि स्टोन और बॉल को टकराने में कितना समय लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें v1 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों बॉल्स का जो हाइट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको इनका वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा सेम रखना है ताकि ये सेम ही हाइट के ऊपर मेंटेन रहे। जब ये एयर के अंदर जाएंगे तो दोनों का जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन है वो g रहेगा। तो आपको जो है अगर आप इनिशियल वेलोसिटी भी इनकी सेम रख देते हो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपका हमेशा दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम जानते हैं कि जब बॉल और स्टोन टकराएंगे तो उनके x और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर टकराएंगे तो दोनों एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों हमेशा सेम हाइट के ऊपर जो है वो मेंटेन रहे। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम रख देते हैं, उससे हमें v1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहां पर पहले लिखेंगे कि हमें दोनों का, बॉल का भी vy और हमें स्टोन का भी vy जो है वो सेम चाहिए ताकि वो हमेशा सेम हाइट पे रहे, ठीक है। तो बॉल का जो vy है वो कितना हो जाएगा, v नोट साइन थीटा नोट, और पहले केस में थीटा नोट की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं कितनी, 45। और जो वर्टिकल वेलोसिटी स्टोन का है वो हमने वेलोसिटी v1 माना है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1, और ये होता साइन थीटा 1 वर्टिकल वेलोसिटी, और थीटा 1 का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 45। तो यहां से आपका जो v1 का वैल्यू है वो v नोट के बराबर ही निकल करके आ गया। मतलब दोनों को आपने सेम ही स्पीड से जो है वो प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इनको टकराने में कितना समय लगेगा। तो ये y कोऑर्डिनेट तो हमने इनका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम करके मेंटेन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो है वो, या इनका जो हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेट है वो भी अपने को सेम करना है। तो इनके बीच का गैप कितना है, l, तो हमें इस गैप को क्या करना है, कवर करना है।
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपका जो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो कितना है L, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी, इसकी इधर है इसकी इधर की तरफ है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप रिलेटिव स्पीड लोगे तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन में स्पीड रिलेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस रिलेटिव आपका कितना हो गया, वो तो L है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अपन किसके अंदर लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में तो हमने कंपोनेंट सेम करी दी, उसकी हाइट सेम करी दी है, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को खत्म कर देंगे तो वो टकरा जाएंगे। तो L डिस्टेंस जो है वो दोनों को मिलकर के कवर करना है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों कितनी होंगी, तो ये हो जाएगी V0 cos 45, और यहां पर हम लिखेंगे V1 cos 45, और V1 और V0 का वैल्यू जो है वो दोनों ही के लिए सेम है, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं उसको। तो टाइम कितना आ जाएगा, पहले केस में इसको मैं टाइम 1 बोल दे रहा हूँ, T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L, और ये हो जाएगा V0 बाई रूट टू V0 बाई रूट टू, तो कितना हो जाएगा रूट टू V0। तो ये आपका फर्स्ट केस में टाइम आ गया, ठीक है। सेम आपको केस रिपीट करना है अलग सेट ऑफ थीटाज के लिए। तो केस 2 में आपको जो थीटा दे रखे हैं वो अपन देख लेते हैं। तो केस 2 में आपको थीटा नोट का वैल्यू दे रखा है 60, और थीटा 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 30। तो दोबारा सेम कंडीशन कि हम दोनों का पहले y वाला वेलोसिटी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, तो उससे हमें v1 का वैल्यू मिलेगा। तो पहले मैं y वाले वेलोसिटी को इक्वेट कर देता हूं, तो vy को सेम करते हुए हम यहां पर लिखेंगे, बॉल के लिए हो जाएगा v0 साइन थीटा नोट का वैल्यू कितना 60, तो साइन 60, एंड थीटा 1 जो है वो 30 है, तो दिस विल बी v1 साइन 30। तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 1/2। तो यहां से जो v1 है वो कितना बन जाएगा आपका √3 v0 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम आपको टकराने के लिए जो L इनके बीच का हॉरिजॉन्टल गैप है इसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सेम आप फॉर्मूला लगाओगे, T2 इज जो इनके बीच का डिस्टेंस है रिलेटिव अपॉन में रिलेटिव स्पीड हॉरिजॉन्टल। ये आप दोबारा से कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल में। तो आप चाहो तो VRH भी लिख सकते हो, यहां पर भी और यहां पर भी। और तो ये T2 का वैल्यू देखते हैं कितना निकल करके आएगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, और ये रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, V0 का कोस थीटा नोट, तो V0 का कोस थीटा नोट विल बी 60, तो कोस 60 प्लस V1, और V1 का वैल्यू कितना है √3 V0 का कोस 30। तो थीटा 1 का वैल्यू सेकंड केस में कितना है 30 है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो T2 कितना निकल करके आ जाएगा आपका L अपॉन में, तो ये आपका कोस 60 बनेगा हाफ, और ये बनेगा √3/2। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये हाफ और √3 इंटू √3/2 विल बी 3/2, तो ये 2V0 बन जाएगा, 2V0। तो अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो अगर मैं यहां पर इनका रेशियो ले लूं तो देखते हैं, तो T1/T2 के रेशियो का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो दैट विल बी L/V0 दोनों में कैंसिल है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/√2 और नीचे बचेगा 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो T1/T2 का जो रेशियो का स्क्वायर है वो कितना निकल करके आएगा 2, एंड दैट विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट से है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन देखते हैं कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया है, और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया से सिलेंडर के फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट फ्लक्स आपको गिवन है 2 थीटाज के लिए, थीटा आपको जो है वो मेंशन कर रखा है डायग्राम के अंदर, थीटा क्या है। तो जब थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है तो जो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है वो फाई है, और जब थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स φ/√n हो जाएगा। तो आपको n का वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करवाना चाहूंगा कि अगर आपका कोई चार्ज है, ठीक है,
और नीचे एक डिस्क रखी हुई है और डिस्क से जो है जो एक्सिस जाती है उसके ऊपर आपने चार्ज रख दिया है, तो इस डिस्क से जो है वो कितना फ्लक्स जो है वो लिंक करता है। तो इसका एक सिंपल सा रिजल्ट होता है। तो मैं रिजल्ट, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस रिजल्ट को याद रखें क्योंकि बहुत ही कॉमन रिजल्ट है। वो ये है कि जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स का वैल्यू होता है, अगर मैं ये सॉलिड एंगल कंसेप्ट से अपन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस चार्ज Q का जो है वो पूरा फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पर यूनिट सॉलिड एंगल में अपन उसको 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये डिस्क जो इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड एंगल सबटेंड करती है वो कितना होता है 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा होता है। ठीक है, तो ये डिस्क का जो है सॉलिड एंगल है जो इस पॉइंट के ऊपर जो है ये डिस्क सबटेंड कर रही होगी। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स हो गया, और बाय 4 पाई ये आपका जो है वो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल हो गया, और फिर आपने जो है वो सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आप इसको याद रखना, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आपका जो फ्लक्स है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, जहां पे ये अल्फा जो है वो सेमी वर्टेक्स एंगल है, यानी कि जो ये कोन बनेगा इसका जो ये एंगल होगा सेमी वर्टेक्स, इसको अपन अल्फा जो है वो बोलेंगे। ठीक है, ये आपका सॉलिड एंगल नहीं, ये आपका प्लेन एंगल होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो है ये वाला पार्ट ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल आप लिखते हो प्लेन एंगल के फॉर्मेट में, और वो प्लेन एंगल को अपन क्या कहते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन कहते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट पहले से नहीं मालूम तो आप इसको ध्यान रखना आज के बाद कि एक डिस्क के एक्सिस पर अगर आपने चार्ज रखा है और ये सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा है, तो उस डिस्क से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। अब अपन इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है फेयरली इजी है, तो एक काम करते हैं, फ्लक्स अपन कर्व्ड सरफेस एरिया से थीटा के फॉर्मेट में निकाल लेंगे, और फिर दोनों केसेस के थीटा की अपन वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अपन फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर थीटा के फॉर्मेट में। तो हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज Q का जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स हो गया। इसके में से मैं वो माइनस कर देता हूं जो ये प्लेन वाली सरफेस से फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, तो जो रिमेनिंग है वो किससे बच जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो जो प्लेन सरफेस आपकी जो ये वाली जो सरफेस है यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लेन सरफेस बोल रहा हूं, तो इससे हम ऑलरेडी फॉर्मूला इसका फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लेन वाले को, तो Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। और ऐसी एक सरफेस नहीं है, ऐसी एक सरफेस ऊपर है एक सरफेस नीचे है, तो आपको दोनों वाले को माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। तो ये टोटल था, ये प्लेन का हो गया, तो इन टोटल में से प्लेन को माइनस किया तो आपको क्या बच गया, कर्व्ड सरफेस एरिया का से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो आपका बच गया। तो कितना आएगा वो, फाई का वैल्यू चेक करते हैं। तो दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा। तो आपको यहां पर बेसिकली दो केसेस दिए गए हैं, तो अपन दोनों केसेस में अल्फा का वैल्यू पुट कर लेते हैं, या यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पर उसको अल्फा को हमने क्या बोला, थीटा रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आप चाहो तो अल्फा तो मैंने एक जनरल अपन जो उसका नोटेशन होता है वो अल्फा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने थीटा यूज किया है, तो आप चाहो तो यहाँ पर अल्फा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, थीटा और ये थीटा। ठीक है, तो अब जो है मैं दोनों का रेशो ले लेता हूं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पहले केस में जो फ्लक्स है जब एंगल 30 डिग्री है तो फाई बोल रखा है। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ कोस थीटा का रेशियो लेना है। और दूसरे केस में जो फ्लक्स है वो फाई बाय रूट एन हो गया। तो पहले केस में एंगल कितना 30 डिग्री, तो दैट इज कोस 30, और दूसरे केस में 60 डिग्री कोस 60। तो यहां से फाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी रूट एन, और यहां से अगर हम देखेंगे तो कोस 30 विल बी रूट 3/2 एंड दिस विल बी हाफ। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो रूट एन इज इक्वल टू रूट 3, तो यहां से आपका n का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन प्रिज्म से है। क्वेश्चन का जो है वो सेटअप समझते हैं अपन। तो अपने को दो इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखे हैं, तो दोनों का जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, और कहा गया है कि पहले प्रिज्म, इसको प्रिज्म नंबर 1 कहा गया है P1 और इसको प्रिज्म नंबर 2 कहा गया है।
तो P1 पर जो इंसिडेंट एंगल है वो आपको गिवन है थीटा, और कहा जा रहा है इस थीटा की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई बाई बीटा है। तो इसमें बीटा का वैल्यू कितना हो ताकि जो ये रे है जो प्रिज्म 1 पर इंसिडेंट हुई है ये इवेंचुअली P2 में जाए और P2 में जो है ये मिनिमम डेविएशन के अंदर जा रही हो। ठीक है, तो नॉर्मली आपका केस क्या होता है कि आपका एक सिंगल प्रिज्म होता है और आपसे पूछते हैं आई का वैल्यू कितना होगा मिनिमम डेविएशन के लिए, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है, प्रिज्म 2 लगा दिए गए हैं और पहले पर पूछ रहे हैं इंसिडेंट एंगल कितना हो ताकि दूसरे के अंदर जो लाइट रे जा रही है वो मिनिमम डेविएशन के अंदर हो। ठीक है, तो अब अपने को थोड़े से यहाँ पर रिजल्ट जो है वो मिनिमम डेविएशन वाले याद होने चाहिए, तभी अपन इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम अपने काम करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर अपन बैकवर्ड जो है इसको फ्लो करेंगे। तो हम जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैं प्रिज्म 2 के लिए लगा रहा हूं तो मैं यहाँ पे N2 लिख देता हूं। N2 इज कितना होता है वो साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन में साइन A बाय 2। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि फिजिक्स के 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है मेरे ख्याल से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना प्रिज्म का। तो ये प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आता है और ये बहुत ही ऐसा फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना होता है। तो N2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं कितना √3 सेकेंड प्रिज्म के लिए साइन, और प्रिज्म का जो एंगल है A वो 60 डिग्री है, दोनों प्रिज्म इक्विलेटरल है, और डेल्टा मिनिमम का मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना निकल करके आएगा। दिस विल बी साइन 60/2 दैट विल बी 30। तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इज साइन 60/2 प्लस डेल्टा मिनिमम। ठीक है, तो यहां से अपन देख पा रहे हैं कि साइन के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होगी, तो 60 डिग्री की होगी। तो ये आपका पूरा एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर पाएंगे कि डेल्टा मिनिमम कितना होना चाहिए 60 डिग्री ना। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो दिस विल बी 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। तो यहां से आपका डेल्टा मिनिमम का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो आपको मिनिमम डेविएशन की वैल्यू मालूम पड़ गई, कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब मैं काम करता हूं यहां से इसके लिए जो है वो इंसिडेंट एंगल निकाल लेता हूं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूं कि जनरल फॉर्मूला प्रिज्म का होता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और अगर ये डेल्टा मिनिमम हो तो आई और ई उस केस में बराबर होते हैं, तो दैट इज 2i माइनस में ए। तो अगर आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल मालूम पड़ गया तो उसका आपको उससे मिनिमम डेविएशन के कोरस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो दैट विल बी डेल्टा मिनिमम कितना है हमारा 60, तो ये आ गया 2i माइनस ए। तो i का वैल्यू यहां से हम देखेंगे कितना आ जाएगा। तो a का वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस 60 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये i को मैं I2 लिख देता हूं क्योंकि ये सेकंड प्रिज्म का इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था और यहां पर हमने i को क्या रख दिया I2 रख दिया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ गया है बच्चों, इससे हमें मालूम पड़ गया है कि प्रिज्म 2 में अगर आपको मिनिमम डेविएशन करवाना है तो आपको उसमें जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना रखना है 60 डिग्री रखना है। अब इसमें जो इंसिडेंट एंगल उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ई से रिप्रेजेंट किया। क्यों हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 के जो दोनों फेसेस हैं ये पैरेलल है। तो कोई भी लाइट रे अगर जाएगी तो जो एंगल यहां पे बनाएगी नॉर्मल से, वही एंगल वो यहां से भी बनाने वाली है। आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला जो है वो दोनों पैरेलल हैं, तो कोई भी लाइन जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपन बोल सकते हैं, या इस केस में अल्टरनेट एंगल अपन बोल सकते हैं। जेड जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर यहां से एंगल ई आएगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ई होगा। तो अगर पहले प्रिज्म का इमर्जेंट एंगल ई है तो दूसरे जो प्रिज्म होगा उसका इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा, ई होगा। तो I2 का वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमारे में I2 क्या था हमारा, प्रिज्म 2 पर इंसिडेंट एंगल। तो हमारे डायग्राम में I2 को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मुझे ई का वैल्यू मिल गया, कितना वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया कि हम ई से जो है वो किसके अंदर जाएंगे, R2 में जाएंगे। इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूं R2, और फिर R2 से हम किस में जाएंगे, R1 में, और R1 से हम कहां जंप करेंगे, थीटा पे जंप करेंगे। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप जो है वो पीछे जाते चले जाना है, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहां से
मैं काम करता हूं R2 फाइंड आउट करता हूं, तो मैं प्रिज्म 1 के ऊपर P1 के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ अपन लगाएंगे तो देखो क्या निकल करके आएगा, इस वाली साइड पे है ना, ये जहां से इमर्ज हो रही है लाइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3/2, ठीक है। और साइन R2 इज इक्वल टू, यहां पे एयर है 1 और साइन E इज नथिंग बट 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 का वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो √3/2 साइन R2 इज √3/2। तो यहां से साइन R2 का वैल्यू आ गया 1/√2, यानी R2 का वैल्यू कितना आ गया, R2 का वैल्यू आपका आ गया 1/√2 यानी कि 45 डिग्री। और R2 अगर आपका 45 डिग्री है तो आप जानते हो R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, A के बराबर होती है। तो यहां से आपका R1 आ जाएगा A माइनस में R2 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, लेकिन आप इस बार सरफेस इस पर लगाओगे, है ना। तो हम चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, तो अगर मैं इसको नाम दूं ABC, तो पहले आपने स्नेल्स लॉ लगाया था AC के ऊपर, और अब आप दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाओगे, लेकिन इस बार कहां पर लगाओगे, AB के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहां पर ये इंसिडेंट एंगल मिल जाएगा प्रिज्म 1 के लिए, जिसको इसने क्या बोला है, थीटा। तो ये एग्जामिनर ने गिवन है, थीटा का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो मैं यहां पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं AB सरफेस के ऊपर, तो वो बनेगा साइन थीटा, क्योंकि वहां पर तो एयर है, इज इक्वल टू आपका बनेगा म्यू साइन R1। म्यू का वैल्यू कितना है, √3/2, और साइन R1 का वैल्यू कितना है आपका 15 डिग्री, तो 15 हम लिख सकते हैं π/6 होता है 30 डिग्री, तो π/12। तो आपका ये वही फॉर्मेट बन गया, देखो जो एग्जामिनर ने दे रखा है। आप साइन को इधर ले जाओगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल करके आया, साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 यानी कि π/12। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका बीटा का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, 12, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट से है, और मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ क्या सेटअप है इसका। तो आपको एक स्फेरिकल शेल दे रखी है, और जिसपे चार्ज है पूरी सरफेस के ऊपर, और चार्ज का वैल्यू है 10 नैनोकूलम, और साथ में ही इससे जो है वो एक इनफाइनाइट जो है वो रोड गुजर रही है, उसका चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। और ये बोला गया है कि चार्ज जो है वो स्टैटिक है, मतलब इस जब ये रोड यहाँ से पास करेगी तो इसके कारण कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको नॉन कंडक्टिंग सेटअप की तरह जो है वो ट्रीट कर सकते हो। तो चार्ज जो है वो जैसा आपने रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही वो रखा रहेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक है पॉइंट P और एक है आपका पॉइंट R। P जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, इनसाइड द स्फीयर है, और R जो है वो 2 मीटर यानी कि आउटसाइड है, ठीक है। तो आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है VP माइनस VR का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखने में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक प्रिंसिपल नहीं मालूम है, जिस प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको 2-3 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप इंडिविजुअली जो है वो सबकी वजह से अलग अलग फाइंड आउट करें, और आप फिर उनको सिंपली ऐड कर दें, तो आपको जो है उनका कंबाइंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो इसी चीज का अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं पहले जब इस स्फेयर का या स्फेरिकल शेल का जो है वो पोटेंशियल निकालूंगा P और R पॉइंट पर, तो उसमें फिर मैं इस रोड को कंसीडर नहीं करूंगा, और जब रोड का फाइंड आउट करूंगा तो मैं स्फेयर को कंसीडर नहीं करूंगा। तो पहले मैं स्फेयर का फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि दैट इज ईजियर। तो स्फेयर के लिए हम जानते हैं, तो आप जब स्फेयर का फाइंड आउट कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि रोड यहां पर है ही नहीं। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, तो आपकी एक स्फेरिकल शेल है, और स्फेरिकल शेल में एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट अंदर है, तो आपको दोनों के लिए रिजल्ट मालूम होना चाहिए। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो मैं यहाँ पर पहले स्फेयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, और स्फेयर में मैं पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट्स से VR, दैट विल बी KQ अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं एक एक करके। तो K का वैल्यू हमारा होगा 9 × 10⁹,
ठीक है, एंड Q विल बी हमारा 10 नैनो कूलम, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई। हम अब Vp फाइंड आउट कर लेते हैं। जो P पॉइंट है वो आपका स्फेरिकल शेल के अंदर आ गया। हम जानते हैं स्फेरिकल शेल के अंदर अगर पॉइंट आएगा तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा। तो Vp हमारा हो जाएगा KQ अपॉन में कैपिटल R, और इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 1 मीटर, तो हम इसका रेडियस 1 मीटर कंसीडर कर लेंगे। दैट विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9, दोबारा से चार्ज कितना है 10 इंटू 10 की पावर -9, और रेडियस का वैल्यू कितना हो गया 1। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे यहां से तो Vp माइनस VR, तो ये बेसिकली KQ बाई 1 है, ये KQ बाई 2 है। तो Vp में से आप VQ को माइनस करोगे तो वो KQ बाई 2 बच जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 9, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 में कैंसिल कर देता हूं, तो 9 इंटू 10, यहां पे 9 इंटू 10 बचेगा और यहां पे 9 इंटू 10 बाई 2। तो बेसिकली आपका कितना आंसर आ गया यहां से 45 वोल्ट, ठीक है। तो 45 वोल्ट जो है वो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। 90 में से 45 गए 45, ठीक है, और P एट द हायर पोटेंशियल। चलो अब अपन चलते हैं। तो हमने स्फेयर की वजह से फाइंड आउट कर लिया, अब अपन फाइंड आउट करते हैं किसकी वजह से, इस रोड की वजह से, इनफाइनाइट रोड की वजह से। तो अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो इनफाइनाइट रोड का पोटेंशियल होता है वो थोड़ा इतना स्टैंडर्ड नहीं है, कॉमनली यूज नहीं है, तो मे बी आप भूल गए होगे। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो dV कितना होता है आपका -E.dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसका -2k लैम्डा r और dr। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा log RA बाई RB, ठीक है, और ये डेल्टा V बन जाएगा। तो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, आपको याद था पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तो 2k लैम्डा log RA बाई RB जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तुम कहोगे सर साइन वो कहाँ गया, तो साइन मैं एनालिटिकली फाइंड आउट कर लूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं तो मेरा डेल्टा V क्या आएगा पॉजिटिव, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा हूं तो मेरा डेल्टा V क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस वाले केस में हम जानते हैं कि हम जो है Vp माइनस VR फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हमारा फाइनल पॉइंट जो है वो Vp है। तो हम R से P की तरफ जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, तो डेल्टा V का वैल्यू दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा। यहां भी पॉजिटिव आया और यहां भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं इस इनफाइनाइट वाली वायर के लिए डेल्टा V का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। दैट विल बी डेल्टा V इज इक्वल टू 2k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लैम्डा, चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी दोबारा से 5 नैनो कूलम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -9, और लोग तो R आपको, आप जानते हो आपको डेल्टा V को पॉजिटिव रखना है, तो आप जो दोनों में से जो रेडियस हायर है वो आपको ऊपर रखनी है और जो लोअर वाली है वो आपको नीचे रखनी है, ठीक है। तो हायर कौन सी हुई 2 मीटर, तो आपने 2 रखा ऊपर, और लोअर कितना कौन सा हुआ 0.5, उसको आपने रखा नीचे, ठीक है। तो यहां से आपका 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 9 इंटू 5, और इसको आप लिख पाओगे, ये log 4 बनेगा, इसको आप 2 log 2 लिख पाओगे। log 2 का वैल्यू गिवन है आपको, log 2 का वैल्यू कितना गिवन है 0.7, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कैलकुलेशन निकल करके आएगा 126 वोल्ट, ठीक है। तो इस स्फेयर की वजह से 45 और इसकी वजह से 126, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको जो है वो नेट पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा किसके बीच में, P और Q के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेल्टा VP R दे रखा है ना पॉइंट, सॉरी, हाँ, तो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है R, तो कितना हो जाएगा 126 प्लस में 45, दैट विल बी 171 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 5 11 1 कैरी 4 2 6 7 171, तो 171 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट आपको दोनों को अलग अलग करना था, तो इसमें आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है जे एडवांस पेपर 2 का ही, स्फेरिकल सोप बबल यानी कि सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस अप्रोक्सीमेशन जो है वो कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसकी वजह से इनमें आंसर नहीं आ पाता। देखते हैं, तो हमारे पास पहले एक सोप बबल दिया हुआ है, तो बना लेते हैं एक बेसिक सा डायग्राम। ये है बबल, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर चेम्बर है उसका इन्होंने दे रखा है 10 की पावर 5 पास्कल, तो ये लगभग हमारा 1 atm प्रेशर दिया हुआ है।
और जो एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर वो है 144 पास्कल। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4T/R। सोप बबल है ना, सोप बबल में 2 लेयर होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। सोप बबल जो है ना उसमें अंदर क्या होता है? एयर। बाहर क्या होता है? एयर। बीच में क्या होता है? सोप। ठीक, तो इसमें एक लेयर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे 2T/R, फिर यहाँ पे 2T/R, तो टोटल 4T/R हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर हम अब प्रेशर को चेंज कर दें, है ना, प्रेशर को चेंज करके हमने कितना कर दिया? न्यू प्रेशर 8P0/27। तो रूम का जो प्रेशर था ना वो हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और टेम्परेचर को इन्होंने सेम रखा है। इफ द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तो आपको बताना है कि जो नया एक्सेस प्रेशर होगा बबल का वो कितना होगा। तो ये टेम्परेचर सेम क्यों बोला? टेम्परेचर सेम इसलिए बोला कि देखो इसका कोई वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम जो है प्रेशर को बदलोगे तो वो भी बदल जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले इसमें लगाऊंगा बच्चों P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इनिशियल प्रेशर कितना है मैं लिख रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक्सेस प्रेशर था ना, टोटल प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस 4T/R। तो मैं लिख देता हूँ P0 प्लस 4T/ P1 है इसलिए यहाँ पे R1 लिख दिया मैंने, और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πR1 का क्यूब। फेयर है ना? P2 कितना है? तो इन्होंने 8P0/27 और प्लस कुछ यहाँ पे न्यू एक्सेस प्रेशर है और मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू पाई, और R2 का हमने क्यूब। नया रेडियस तो हमें पता ही नहीं है ना, तो पता करेंगे पहले। ठीक, अब आप देखो कि ये जो 4T/R है वैल्यू, ये कितना दे रखा है? 144 पास्कल। ये है 10 की पावर 5। 1,00,000 पास्कल के सामने 144 पास्कल की कोई औकात है क्या? नहीं है ना। तो ये तो डिस्काउंट हो जाएगा कैलकुलेशन में, है ना, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक, अब हमने प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम तो रेडियस बढ़ जाएगा, तब तो प्रेशर और अंदर कम हो जाएगा। तो प्रेशर और कम हो गया तो ये तो और छोटा है, तो इसको भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। फिर तो आसान हो गया। यही बस जो है ना बच्चे थोड़ा नहीं कर पाते हैं शुरू शुरू जब ये क्वेश्चन करते हैं। तो बाकी जो 4π/3 वो कॉमन है, इसको कट कर दो। तो ये हो गया R1 क्यूब इज इक्वल टू 8P0/27 इंटू R2 क्यूब। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में हिंट नहीं दिया है, हिंट दिया है। इन्होंने कहा है कि जो एम्बिएंट प्रेशर है, जो रूम का प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा है और ये प्रेशर आपको काफ़ी छोटा लेना है एक्सेस प्रेशर को, है ना। तो ये हिंट दे रखा था इन्होंने, बाकी वो आप पे है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो ये R2 जो है ना वो वैल्यू हो गई 27 का 1/3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2, और ये हो गया R1, यानी कि बढ़ के वो 1.5 गुना हो जाएगा, है ना, 1.5 टाइम्स हो जाएगा। अब तो आसान है। तो जो नया वाला एक्सेस प्रेशर होगा ये होगा 4T/R2। ये हो गया 4T/R2 कितना है? 3R1/2। तो ये हो गया 2/3 टाइम्स 4T/R1। 4T/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 144 यहाँ है ना, तो इसको पुट कर दो। 2/3 इंटू ये रख दिया हमने 144, कैंसिल हो जाएगा 3 से 48 टाइम्स, है ना, 96 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, यही होना चाहिए अपना आंसर। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये वेव ऑप्टिक्स का है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारे पास एक नॉर्मल YDAC का सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। 2 स्लिट्स दिए हुए हैं हमें, A और B, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सेपरेशन है ना वो वेरी कर रहा है। एवरेज सेपरेशन जो D की वैल्यू है वो दे रखी है 0.8 mm, लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है, वेरी कर रहा है। कैसे? 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, है ना, साइनोसॉइडल वेरिएशन है यहाँ पे। और वेवलेंथ हमें दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 0.08 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना उसमें इन्होंने पूछा है कि द 8th ब्राइट फ्रिंज ऑसिलेट्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजिशंस। ठीक, अगर D की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे फ्रिंज की भी वैल्यू
फ्रिंज का जो लोकेशन होगा वो भी बदलेगा। तो ये 8th वाले फ्रिंज की बात कर रहे हैं कि उसके बीच का जो सेपरेशन होगा, मतलब कभी यहाँ पे है कभी ऊपर चला गया, तो सबसे ज्यादा वेरिएशन उस 8th वाले के लोकेशन में कितना आएगा, ये इन्होंने 14th वाले क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले हमने एक बेसिक सा यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, डी वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे अगर बीटा की लोकेशन लिखूं, फ्रिंज विड्थ है ना, 8th जो फ्रिंज होगा वो पहले बनाने से पहले एक फ्रिंज की लोकेशन क्या होती है, विड्थ कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 1 मीटर। वेवलेंथ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6000। तो मैं पुट कर देता हूँ पहले 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस यहाँ पे 10 लगाते हैं। कैपिटल डी कितना है बॉस, 1 मीटर। स्मॉल डी कितना है, इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है वो वेरिएबल है, तो मैं बस उसको एज इट इज लिखते रहा हूँ। ठीक, ऊपर जो वैल्यूज है उसको अपन फिगर आउट कर लेते हैं, और ये जो mm में है ना उसको मैं मीटर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऊपर वाली जो वैल्यू आपको दिख रही होगी, 3 0 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो ये हो गया 6 × 10 की पावर कितना, -7, और नीचे है d, और यहाँ पे नीचे एक और अपने को मिल रहा है 10 की पावर -3, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई d, और ये हो गया 10 की पावर -4। तो ऐसे ही आ गया अपना mm के आसपास है ना, 10 की पावर -3 होता है mm में, इन्होंने mm माइक्रोमीटर में हमसे पूछा तो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक, अब एक बात बताओ, जो इन्होंने d की वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट वो क्या दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.8, ये तो मीन वैल्यू है, और जो वेरिएबल वैल्यू है वो है प्लस 0.04 क्या बॉस, साइन ओमेगा टी। ठीक, अब d जो है वो डिनोमिनेटर में है, d जब मिनिमम होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और d जब मैक्सिमम होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से d की मैक्सिमम वैल्यू लिख लेता हूँ। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैं साइन ओमेगा टी को क्या ले लूँगा, 1, तो ये हो जाएगा 0.84। ठीक है, ये वैल्यू mm में है, मैंने mm को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, तो अपने को सिर्फ इस वाली वैल्यू पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है, d मिनिमम कितना होगा, तो d मिनिमम अपने को देखना है, तो साइन को अपन मिनिमम रख देंगे। साइन मिनिमम कितना होता है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.04, तो ये हो जाएगा 0.76। मैंने ऑलरेडी यूनिट को कन्वर्ट कर रखा है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बॉस, तो ये हो गया हमारा डी मैक्सिमम और डी मिनिमम। अब इतना आ गया तो मैं लोकेशन निकालता हूँ। पहले मैक्सिमा की लोकेशन कहाँ होगी, 1 बीटा, दूसरे की 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, इस तरीके से चलता रहेगा। मुझे किसका चाहिए, 8th। क्वेश्चन में देखो आप बोल रखा है 8th ब्राइट फ्रिंज, है ना, तो 8th फ्रिंज जो होगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, 8 बीटा। तो इन्होंने कहा है कि इसके लोकेशन में कितने का डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंस को मैं बोल देता हूँ डेल्टा वाई। एक का आ गया y1 पे, एक का आ गया y2 पे, एक हो जाएगा 8 बीटा 1, मैं लिख देता हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट लिख देते हैं कि 8 बीटा 1 पे y1 आ गया और 8 बीटा 2 पे y2 आ गया, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या अपने पास डेल्टा वाई है। ठीक, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 6 × 10 की पावर -4, ये कॉमन आ गया, और ये आ गया 1/d1 माइनस 1/d2। और कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, इन्होंने डिफरेंस पूछा है। तो आप वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 6 × 10 की पावर -4। d1 कितना है, एक है अपने पास 0.76 और एक है अपने पास 0.84। वैल्यू को आपको कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके, और जब चेक करोगे ना तो ये 601.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको थोड़ा सा उसमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में क्वेश्चन है, तो साथ में ही उसको अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, 14 हमारा हो गया, 15 को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है बॉस, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले।
8 लोकेशन कहाँ है, उसका वेरिएशन कितना है वो हमने पता कर लिया। अब अगर वेरी कर रहा है तो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इन्होंने क्या पूछा है कि द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट 8 फ्रिंज इज, वो कितना है 8वें फ्रिंज पे उसकी स्पीड। तो कभी मैक्सिमम होगी कभी मिनिमम होगी। अगर ये क्वेश्चन मैं 11th के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए बच्चे को भी, काइनेमेटिक्स वाले को दे दूं, तो वो भी ये 15th वाला कर लेगा। इस क्वेश्चन में YDAC के नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें स्पीड बताना। हमने कहा यार पहले लोकेशन तो बताऊं, लोकेशन का रेट ऑफ चेंज कर लेंगे तो वेलोसिटी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो मैंने इसको लिख दिया y = 8 बीटा। एग्जैक्ट जो वैल्यू है मैं लिख दे रहा हूँ। बीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दी लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई जो D है उस D की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे D = है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा t, और mm में है ये बता रखा है मैंने। तो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको d0 प्लस k साइन ओमेगा t, बस ऐसे ही अभी के लिए लिख रहा हूँ, बाद में वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। k साइन ओमेगा t, ठीक। ये आ गया लोकेशन। किसी ने कह दिया बताओ भैया स्पीड कितनी होगी, तो हम कहेंगे यार सिंपल है, डिफरेंशिएट कर लो ना। तो हमने dy/dt कर दिया। dy/dt करेंगे तो जो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर ले लो। 8 लैम्डा कैपिटल D आ गया बाहर, और ये डिनोमिनेटर में है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। और ऊपर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, चेन रूल लगा रहा हूँ, तो k आ गया बाहर। साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा t, और जो ओमेगा है वो भी क्या आ जाएगा बच्चों बाहर, ठीक। ये आ गया हमारा वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि द वेलोसिटी = 8 लैम्डा कैपिटल D k ओमेगा डिवाइडेड बाई d0 प्लस k है पहले साइन ओमेगा t और इसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया कॉस ओमेगा t। इसका मैक्सिमा मिनिमा अगर इन्होंने निकालने बोला है तो ये भी हम इज्जत से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जितनी जल्दी सॉल्व हो हमारा उसी में फायदा है ना। तो इन्होंने कहा v को मैक्सिमम करो, तो मैं कर देता हूँ इसको मैक्सिमम। चलो मैं v को बढ़ाना चाहता हूँ, तो डिनोमिनेटर को घटाऊंगा तो v बढ़ेगा, न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा तो भी v बढ़ेगा। दोनों से मेरा काम बन रहा है। अब इतनी आसान वैल्यू है ना कि हमें वी डोंट हैव टू ब्रिंग आउट द बिग गन्स, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार डिफरेंशिएशन में डबल करूं और फिर सॉल्व करूं, नहीं। डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, ठीक। न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना है तो देखो एक साथ हो रहा है ये, जैसे ही साइन 0 होगा मिनिमम वैसे ही कॉस 1 हो जाएगा मैक्सिमम। सर ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ, हाँ प्रॉपर करना है एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि v मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा 8 लैम्डा कैपिटल D k ओमेगा, और यहाँ पे मैंने रख दिया 1, ठीक। नीचे क्या है d0 का स्क्वायर। कैसे हो गया सर? भैया साइन ओमेगा t को 0 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप लिख दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000, तो मैं उसको डायरेक्टली मीटर में लिख देता हूँ। अभी अपने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, है ना। देखो कैपिटल D कितना है 1 मीटर, k जो मैंने लिया था वो देखो 0.04 है। ओमेगा हमने कितना ले रखा था, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है ना वहाँ पे, हाँ 0.08 पुट कर दो। और d0 कितना है 0.8, तो ये 10⁻³ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर दो। और जो k वैल्यू है वो भी mm में ही था, तो उसका भी अपन यहाँ पे 10⁻³ लगा देंगे। कैलकुलेशन आसान है, दोनों 8 जो है वो यहाँ से कट जाएगा और 6 × 4 24 अपना आंसर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज जो हैं वो सेट हो जाएंगी। और इन्होंने माइक्रोमीटर पर सेकंड में ही बोला था, आंसर उसी में आ गया अपना, ठीक क्लियर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है 2024 का ही पेपर का, जो एक पैराग्राफ है कॉम्प्रिहेंशन।
क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पार्टिकल हैं 1 and 2 और उनको हमने स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा है और तीसरे पार्टिकल को उनकी तरफ हमने फेंक दिया है, वहाँ पे कोलिजन होगा और कोलिजन में ये चेक करेंगे कि फिर आगे क्या होता है। तो पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 पार्टिकल्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। पहले का पोजीशन है x1 इक्वल टू x0 प्लस डी, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस डी प्लस a साइन ओमेगा टी। तो x0 प्लस डी जो है ना बच्चों, ये हो गया मीन पोजीशन और a साइन ओमेगा टी जो है ना, ये हो गया इसका SHM का इक्वेशन। x0 प्लस डी मीन पोजीशन और उसी के अबाउट a एम्पलीट्यूड से ये रोटेट कर रहा है। ठीक, x2 का लोकेशन कहाँ पे दिया हुआ है, x0 माइनस डी। ठीक, तो ये यहाँ पे x0 प्लस डी हो गया और ये x0 माइनस डी हो गया और इसमें माइनस a ओमेगा टी है, माइनस a साइन ओमेगा टी। तो दोनों के दोनों सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं और इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें बोला है कि इफ़ द कॉलिजन अकर्स एट t इक्वल टू 0, तो अगर आप इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अपने मीन पोजीशन पे है। इसमें भी t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x0 माइनस टी, ये भी अपने मीन पोजीशन पे है। और जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, जहाँ पे प्लस है वो प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ माइनस है वो माइनस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो है इसमें x1 में प्लस है और इसमें माइनस है, तो ये इधर जा रहा है। जब ये जा रहा होगा तो मीन पोजीशन पे अपने मैक्सिमम स्पीड से होगा, तो वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाऊंगा। कॉन्सेप्ट था कि जब भी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें उनकी वेलोसिटी हो जाती है एक्सचेंज। तो जब 3 का 2 के साथ कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद 2 की वेलोसिटी मिल जाएगी 3 को और 3 की वेलोसिटी मिल जाएगी 2 को। इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। इसमें और दिया हुआ है d इज मोर देन 2a। कई बार यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्यों दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है सफिशिएंट है इनके ऑसिलेशन के लिए। ऐसा नहीं कि दोनों कंप्रेस हो गए तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, नहीं, कंप्रेस होने के बाद भी थोड़ी बहुत जगह बचेगी, तो वो सेफ्टी के लिए दे रखा है। तो ये जो है ये बिफोर वाला सिचुएशन है। अब मैं आफ्टर वाला सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। आफ्टर क्या होगा कि 2 की वेलोसिटी मिल जाएगी 1 को, 1 की वेलोसिटी मिल जाएगी 3 की वेलोसिटी मिल जाएगी 2 को, और ये स्प्रिंग तो है ही। ठीक, सर 1 इफेक्ट नहीं होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा सर, स्प्रिंग है ना बीच में लगा हुआ, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इम्पल्स नहीं देता है ना, नॉन इम्पल्सिव होता है, तो इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी कोलिजन हो तो वहाँ पे सिर्फ इम्पल्सिव फोर्सेस का ही हम लोग इफेक्ट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं, इन्होंने बोला है ना VCM निकालने, इफ द कोलिजन अकर्स एट t इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ VCM अपॉन a ओमेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि VCM कितना होता है, तो आप क्या कहोगे कि सर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही तो होता है और क्या होता है। दोनों मास बराबर हैं तो m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा v1 प्लस v2, 1 प्लस 1 नीचे हो गया 2। तो एक है a ओमेगा बाई 2, दूसरा है a ओमेगा, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, 3/2/2 कितना हो गया 3/4। यही हो गया VCM। इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि आप VCM डिवाइडेड बाई a ओमेगा कर दो, तो ये कितना हो गया बॉस, 3/4 बोले तो 0.75, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, सेकेंड पार्ट भी है इसमें। सेकेंड में क्या बोला है कि इफ द कोलिजन अकर्स एट t इक्वल टू π/2 ओमेगा देन द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विल बी। अब यहाँ पे आप समझो कि ओमेगा की वैल्यू है क्या, ये आया कहाँ से। जब दो ब्लॉक एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ओमेगा की वैल्यू समझा देता हूँ। ये है मास m1, ये है मास m2। ठीक, दोनों की कुछ वेलोसिटी होगी, SHM कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे हम इनको एक सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम कहते हैं कि यह है रिड्यूस्ड मास। ठीक है ना, और जो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्योंकि m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो गया
m/2। तो m/2 हो गया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर रिड्यूस्ड मास डिवाइडेड बाई k, है ना। रिड्यूस्ड मास कितना है, m/2, ठीक। तो ये आ गया टाइम पीरियड। आप कहोगे ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं अपन। m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, m की जगह मैं रिड्यूस्ड मास लिख दूंगा, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, कि m की जगह म्यू लिख दिया, तो m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, k। चलो अब चलते क्वेश्चन पे। t इक्वल टू इन्होंने दे रखा है π/2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T, तो ये हो गया t/4। t/4 की कहानी क्या है बच्चों, t/4 की कहानी ये है कि मीन पे है तो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, एक्सट्रीम पे है तो मीन पे आ जाएगा, और इस तरीके से सिचुएशन, ये जो टाइम लगता है ना इसमें t/4 लगता है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, पार्टिकल मीन पे था, t/4 के बाद क्या होगा, एक्सट्रीम पे चला जाएगा, है ना। तो मैं इसको एक्सट्रीम पे भेज देता हूँ कि ये बिफोर वाली सिचुएशन है, और बिफोर वाली सिचुएशन में ये आ रहा है u0 से, और ये दोनों के दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, ये है 2, ये है 1। हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे होता है। देखो स्टार्टिंग में इनके पास सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, जितनी स्पीड से ये जा रहा है उतने से ये भी जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे और दोनों एक साथ अपने मीन पे आएंगे, ठीक। वही मैंने आपको दिखा दिया। अब इनका हो जाएगा कोलिजन, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जो 3 है उसको 2 वाली वेलोसिटी मिल जाएगी, और जो 2 है उसको 3 वाली वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये तो रेस्ट पे है ही, ठीक। अब इस सिचुएशन का मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाला हूँ कि इसके बाद ये जो ऑसिलेशन होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊंगा। तो पहले आप बताओ VCM कितना होगा, VCM हो जाएगा यहाँ पे m इंटू u0 प्लस दूसरा तो रेस्ट पे है डिवाइडेड बाई मास, टोटल 2m है, तो ये हो गया u0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं बॉस। तो आप ये सोचो कि एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हो, तो पहले क्या सिचुएशन था, पहले सिचुएशन ये था कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड एक पार्टिकल का था A, तो ये A ऑसिलेशन कर रहा है, ये A ऑसिलेशन कर रहा है, और दोनों दब गए A और A, तो 2A का कंप्रेशन आ जाएगा ना, तो वही तो एनर्जी थी, ठीक। और हमने एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी तो इसको दी, है ना भाई। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा आगे चल के जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सपेंशन जो कह लो आप, तो इन्होंने कह रखा है कि एम्पलीट्यूड बाद में हो गया B, तो दोनों B और B दब जाएंगे या एक्सपेंड हो जाएंगे, तो 2B का कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा। लेकिन अब तो क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना, तो जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा उस समय दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो एक तो हमारे पास स्प्रिंग में एनर्जी हो गई और बाकी काइनेटिक एनर्जी भी है, 2 लोग हैं और दोनों जो हैं वो u0/2 से चल रहे हैं। ख़त्म है, अब तो बस आंसर ही निकालना अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/2 उड़ा देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ k इंटू 4a² प्लस m इंटू u0² की वैल्यू चिपका दो, a ओमेगा/2 थी ना, तो ये हो गई a² ओमेगा² डिवाइडेड बाई 4, ये k इंटू 4b² प्लस 2m इंटू u0/2 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो 4 आएगा, और u0 का स्क्वायर करेंगे तो अलग से एक और 4 आएगा, है ना। तो a² ओमेगा² डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है m ओमेगा² इज इक्वल टू कितना है, 2k, 2 उधर चला जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, k जो है उसको मैं लिख देता हूँ 2, k को लिख सकता हूँ m ओमेगा²/2, ma² ओमेगा²/4 इज इक्वल टू k इंटू 4b² प्लस यहाँ से तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये m ओमेगा² a² डिवाइडेड बाई आ गया 8। k को भी लिखना था ना, k को क्या लिखना था, m ओमेगा²/2। देखो m ओमेगा² कैंसिल हो गया,
ये कितना बन गया 2a² a² / 4 2b² और a² / 8 इधर लेके आ जाओ। तो a² / 4 में से a² / 8 गया तो a² / 8 बचेगा, तो ये हो गया 2a² + a² / 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2b²। ठीक, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 4a² + a² / 4 इज इक्वल टू 4b²। तो यहाँ से 4b² इज इक्वल टू कितना आ गया 4 × 4 16 + 1 17a² / 4। रेशियो ले लो, तो यहाँ से 4b² / a², इसी का रेशियो पूछा था ना, तो ये कितना आ गया 17/4। तो 16/4 होता है 4, साथ में एक और है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4.25। यही हो गया अपना आंसर, यही हो गया करेक्ट। ठीक है।